एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू एम्बाइब। और वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि वीक में 2 दिन यानी मंडे और ट्यूसडे सुबह 10 बजे मैं आपके साथ लाइव जुड़ती हूँ हमारे इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर को लेकर। तो आज भी हम इसी तरह का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री का, जिसका नाम है महाजनपदास। ओके, तो जो हमारे प्रीवियस कुछ लेक्चर्स हुए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्टूडेंट ने उसे अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। मैं एक बार क्विकली रिवीजन दे देती हूँ। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि हमारा ओरिजिन कैसे हुआ था, हमारा डेवलपमेंट कैसे हुआ था, और उस टॉपिक का नाम था स्टोन एज। यानी सबसे पहले हमने डिस्कस किया था पाषाण काल। पाषाण काल के तीनों पार्ट्स के बारे में डिटेल से हमने टॉपिक कवर करे थे, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। सेकेंड स्टोन एज के बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर हमारे देश की पहली नगरीय सभ्यता, जिसे बोलते हैं अर्बन सिविलाइजेशन या फिर ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जाना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में 1 बाय 1 हमने सभी इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में या सिटीज के बारे में डिस्कस किया। साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की सामाजिक अर्थव्यवस्था, उनका पॉलिटिकल सिस्टम, इन सारी चीजों पर भी हमने थोड़ा सा नजर डाला था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है जिसे आप बोलते हैं वैदिक एज, जिसे हम लास्ट लेक्चर्स में कवर कर रहे थे। वैदिक एज के हमने 2 पार्ट्स किए, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक के बारे में डिटेल से डिस्कस करा, जो हमें सप्त सैंधा प्रदेश में दिखाई देते हैं। देन हमने लेटर वैदिक एज के बारे में पढ़ा, जो हमें गंगा यमुना दोआब रीजन में दिखाई देते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले वैदिक एज के बाद का समय, जिसे हम बोलते हैं महाजनपदास। अब ये महाजनपद एक्चुअली है क्या, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूंगी। जो आपके लेटर वैदिक एरा के लोग थे, मैंने आपको बताया था कि किस तरह उत्तर वैदिक काल के लोग सप्त सैंधा प्रदेश को छोड़कर गंगा घाटी में आकर बस रहे थे। गंगा यमुना दोआब में क्यों बस रहे थे? क्योंकि तब तक उन्हें आयरन का प्रयोग करना आ चुका था और लोहे का प्रयोग करके वो काफी ज्यादा जंगलों की कटाई कर रहे थे। और वो पेस्टोरल लाइफ से किस तरफ मूव कर रहे थे? एक कृषक समुदाय या कृषक जीवन की तरफ मूव कर रहे थे। तो बाद में जब यही जो कृषक समुदाय है ये गंगा यमुना दोआब में बसता है, पर्टिकुलर एक जगह पर ये लोकेट हो जाता है, इनके लिए लैंड का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, यहाँ से जनपद का उदय उदय होता है। और यही जनपद जो है आगे जाके महाजनपद में क्रिएट होते हैं, जिसे हम 6000 बीसी या 600 ईसा पूर्व में देखते हैं। तो आज के सेशन में मैं आपको इन्हीं महाजनपदों के बारे में बताने वाली हूँ कि किस तरह से लेटर वैदिक टाइम पीरियड के बाद 600 ईसा पूर्व 600 बीसी के बाद भारत में महत्वपूर्ण महाजनपदों का उद्भव हुआ। और फिर हम ये भी देखेंगे कि किस तरह इनमें से ही एक महाजनपद, जिसे आप मगध महाजनपद कहते हैं, वो एक एम्पायर में कन्वर्ट होता है। 1 बाय 1 उस पर रूलर्स रूल करते हैं। तो ये हमारे सेशन का एक तरह का मैंने आपको क्या दे दिया, ओवरव्यू दे दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। लेकिन उसके पहले जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ लाइव जुड़े हैं और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक और जितना ज्यादा हो सके वीडियो शेयर करिए, ताकि हमारे इन सेशंस का बेनिफिट बाकी स्टूडेंट्स भी लगा सके। और साथ में ये है एम्बाइब का ऐप, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप सभी स्टूडेंट्स को पता है यहाँ पर हम कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को कवर करते हैं, लेकिन इसके बाद हमें प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। विदाउट प्रैक्टिस आप एग्जाम में कैसे बैठेंगे? तो इसके लिए आप ऐप पर जाइए और इसको इंस्टॉल करिए, डिफेंस कैटेगरी में जाके रजिस्टर्ड करिए और वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये टॉपिक वाइज जो आपको प्रैक्टिस सेट दिए उनको आप लगाइए। साथ साथ में यहाँ पे बुक्स भी दिए हैं, उनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और सेशन के एंड में काफ़ी सारे बच्चों को डाउट होता है कि भाई हमें हमारा पीडीएफ किधर मिलेगा, हमें नोट्स बनाने। तो इसके लिए आप ये टेलीग्राम ग्रुप को इंस्टॉल करिए, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसका नाम है एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम। तो ये है आपका टेलीग्राम ग्रुप, इसे भी इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। ये है हमारा डेली स्केड्यूल। तो जो भी कैंडिडेट सीडीएस सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये आपका रेगुलर स्केड्यूल है, जहां सुबह 8 बजे से लेके क्लासेस आपकी चल रही है रात 10:30 बजे तक। या फिर आप बोल सकते हैं कि 2 स्लॉट्स है, एक सुबह 8 से 11 बजे तक आपको दिखाई देता है और दूसरा स्लॉट शाम 5 बजे से चालू होता है, जहां पर आपके जीएस के सब्जेक्ट्स हो गए, करंट अफेयर हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, एसएसबी हो गया, सारी चीज़ों का एक कंपाइल फॉर्म जो है आपको दिया जा रहा है, कंबाइंड रूप से तैयारी की जा रही है, करवाई जा रही है। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। कुछ बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं, उत्कर्ष जी, शिशिर जी, संदीप जी, सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद भाई। तो एक बार थोड़ा सा आप लोग जोर लगाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि बाकी कैंडिडेट्स भी हमारे सेशन तक पहुंच सके। और स्टार्ट करते हैं महाजनपद के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको बेसिक यहाँ पर बताऊंगी, उसके बाद से हम जानेंगे हमारे 16 महाजनपदों के बारे में। और कई सारे बच्चे इसको थोड़ा स्किप करने में बिलीव करते हैं, लेकिन एक्चुअली मैं बताऊँ कि पूरा एंशिएंट हिस्ट्री ही
इन महाजनपदों पर बेस्ड है। तो अगर आपने इन 16 महाजनपदों को अच्छे से याद कर लिया, इनके लोकेशंस अपने दिमाग में सेट कर दिया, तो आगे जो भी आप पढ़ेंगे आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। जो भी आप स्टोरीज डिस्कस करेंगे वहां पर आप कनेक्ट कर पाएंगे। जब मैं लोकेशंस की बात करूंगी, जब मैं काम्बोज कहूंगी, जब मैं गांधार कहूंगी, जब मैं पैठन कहूंगी, तो आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली वो किस जगह की बात की जा रही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं द महाजनपदा या फिर महाजनपद के बारे में। सबसे पहले क्या बता रहा है कि एक्चुअली इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिला। मतलब मैं आपको आज इसके बारे में जो भी कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, तो मुझे कैसे पता लगा कि कभी 16 महाजनपद होते थे। तो यहाँ पर बात कर रहा है एक ग्रंथ की, एक धार्मिक ग्रंथ, एक रिलीजियस टेक्स्ट जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। क्या बोल रहा है? अंगुत्तर निकाय, अ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर मेंशन 16 ग्रेट किंगडम्स और महाजनपदास एट द बिगिनिंग ऑफ 6th सेंचुरी बीसी इन इंडिया। तो क्योंकि इस समय हमें दो नए धर्म दिखाई देते हैं, एक जिसको हम बोलते हैं बौद्ध धर्म, दूसरा जिसको हम बोलते हैं जैन धर्म। अभी इसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे जो हमारे सेशंस आएंगे, मतलब इसके बाद नेक्स्ट सेशन, वहां पे मैं आपको बुद्धिज्म जैनिज्म की बात बताऊंगी। एक्चुअली होता क्या है, लेटर वैदिक टाइम पीरियड में ये जो वर्ण व्यवस्था थी, यानी कि 1000 से 600 बीसी के आसपास ये जो वर्ण व्यवस्था थी, ये क्या हो जाता है बच्चों, काफी जटिल हो गया। जटिल होने का क्या मतलब है कि बाय बर्थ कर दिया गया था वर्ण व्यवस्था को। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का वैश्य, शूद्र का शूद्र, और साथ ही साथ ब्राह्मणों के द्वारा कुछ इन पर रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज किए गए कि जो शूद्र है वो इन चीजों को फॉलो नहीं कर सकते, वो भगवान की उपासना नहीं कर सकते, वो मंदिर में नहीं जा सकते। इस तरह के काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जा रहे थे शूद्रों पर या फिर वैश्यों पर। तो एक समय वो आता है जब शूद्र और वैश्य 600 बीसी के आसपास एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे थे कि भाई कोई और हमें धर्म विशेष के बारे में पता लगे तो हम जाके उस धर्म विशेष से जुड़कर भगवान तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करें। और इसी वजह से जो ये एक धार्मिक जटिलता ब्राह्मणों के द्वारा इम्पोज किया जाता है, इसी वजह से 600 ईसा पूर्व के आसपास हमें दो नए धर्म दिखाई देते हैं। एक जिसको आप क्या बोलते हैं बच्चों, बौद्ध धर्म या बौद्ध रिलीजन, दूसरा जिसे आप बोलते हैं जैन धर्म या फिर जैन रिलीजन। ओके, तो बौद्ध और जैन धर्म का उद्भव भी इसी समय हमें दिखाई देता है 600 बीसी के आसपास, और काफी फैलता भी है। खैर, इसके बारे में हम आगे के सेशंस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल बौद्ध धर्म के जो आगे हमें धार्मिक ग्रंथ दिखाई देते हैं, इसी एक धार्मिक ग्रंथ जिसका नाम था अंगुत्तर निकाय, ये उस रिलीजियस टेक्स्ट का नाम है। इसमें बताया गया है कि 600 बीसी के आसपास पूरे भारत को हम 16 महाजनपदों में बटा हुआ पाते हैं। जैसे आज आप देखते हैं स्टेट्स है 28 स्टेट्स, तो इसी तरह उस समय पूरे भारत को 16 महाजनपदों में बटा हुआ देखा गया था। ओके, तो यही यहाँ पे पॉइंट लिखा है। आई थिंक आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा कि हमें इन 16 महाजनपदों के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बोल रहे हैं, they emerged mainly due to the development of eastern Uttar Pradesh during the 6th to 4th century BC, where agriculture flourished due to availability of the fertile land, and iron production increased due to the availability of iron ore in large quantities। तो एक्चुअली इन महाजनपदों का उद्भव हुआ क्यों? तो यहाँ पर आपको पूरी बात बता दी कि ये जो 16 महाजनपद भी आप देखेंगे ना, अभी मैं वन बाय वन आपको सारे महाजनपद पढ़ाऊंगी, तो आपको पता लगेगा कि मैक्सिमम जो महाजनपद है वो हमें इधर दिखाई देते हैं। किधर दिखाई देते हैं? ईस्टर्न यूपी या बिहार वाले रीजन। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ महाजनपद है उनका लोकेशन ये होता है। और कुछ बिखरे हुए 2-4 महाजनपद हमें यहाँ भी दिख जाते हैं, यहाँ भी दिख जाता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, लेकिन जो मैक्सिमम हमें इनका सिचुएशन दिखाई देता है वो इसी वाले पॉइंट पे। तो एक्चुअली क्या रीजन था कि इन महाजनपदों का उद्भव हुआ, वो भी इसी लोकेशन पर? तो यहाँ पर बात कर रहा है दो रीजन की। पहला कि ये जो ईस्टर्न यूपी और बिहार के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ होती है और आज भी होती है। आज भी अगर आप इंडिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, जनसंख्या घनत्व की बात करें, तो वो जनसंख्या घनत्व हमें कहाँ दिखाई देता है? इसी उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। क्यों? क्योंकि यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ है और लैंड फर्टाइल होने की वजह से यहाँ पर ज्यादा लोग रहते हैं, खेती करते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। तो बोल रहे हैं कि एक तो ये जमीन बहुत उपजाऊ थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर साल बाढ़ का पानी आता है और बाढ़ अपने साथ मृदा की जो ऊपरी परत है
उसको बहा कर लेकर आता है जो सबसे फर्टाइल होती है, और उसी लेयर को बाहर बाढ़ का पानी यहाँ पे डिपॉजिट कर देता है, जिसकी वजह से हर साल यहाँ पे उपजाऊ मृदा हमें बनती हुई दिखाई देती है। तो पहला रीजन, क्योंकि ये जमीन बहुत उपजाऊ थी, तो यहाँ पर ज्यादा हमें महाजनपद दिखाई दिए, क्योंकि जमीन उपजाऊ थी, प्रोडक्शन बढ़ा, तो वो जो महाजनपद के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए था वो हमें यहाँ पर मिल पाया। महाजनपद के लिए प्रोडक्शन का क्या मतलब है, ज्यादा अनाज उपजेगा, कम लोग ज्यादा अनाज उपजाएंगे, बाकी लोग खाली होंगे, लोग खाली होंगे तो वो अदर फंक्शन में लगेंगे, अनाज ज्यादा उपजेगा तो जो राजा है वो उनसे टैक्स भी लेगा, फूड ग्रेन्स के रूप में टैक्स लेगा, तो वो परमानेंट एक स्टैंडिंग आर्मी रखेगा, बाकी चीजों को मैनेज करेगा। तो ये जो महाजनपद का एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो तभी क्रिएट होगा जब एग्रीकल्चर सरप्लस में होगा। समझ में आ गया, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो हमें सरप्लस में दिखाई देगा। तो क्योंकि यहाँ की जमीन उपजाऊ थी इस वजह से, और दूसरा रीजन कि यहाँ पर हमें आयरन ओर मिल रहा था, मतलब कि लोहे के टूल्स बनाने के लिए, लोहे के औजार बनाने के लिए जो बेसिक कच्चा माल वो है क्या, लोहा ही है ना, कच्चा लोहा, और कच्चा लोहा यहाँ पर हमें बड़ी मात्रा में मिल रहा था। तो ये दो रीजंस थे जिसकी वजह से बाकी लोकेशंस के कंपैरिजन ईस्टर्न यूपी और बिहार वाले रीजन में हमें ज्यादा महाजनपद दिखाई देते हैं, नंबर्स इनके ज्यादा दिखाई देते हैं। अभी मैं आपको शो भी कर दूंगी। तो ये जस्ट एक बेसिक है, कभी भी आपसे पूछा जा रहा है कि क्या रीजन था कि 16 महाजनपदों में ज्यादा नंबर्स हमें ईस्टर्न यूपी बिहार में दिखाई देते, क्योंकि लैंड फर्टाइल है और लोहे के औजार बनाने के लिए उन्हें वहां पे कच्चा माल बहुत सुविधाजनक रूप से मिल रहा है। एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, this resulted in the expansion of the territories of Janpadas and later addressed as first highly developed regions or the Mahajanpada। और यही कुछ कारण थे जिसकी वजह से जब भूमि उपजाऊ थी और लोहे का प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा ये लोग अनाज उपजा रहे थे, तो जब इनके पास कृषि उत्पाद में वृद्धि हुई तो क्या होगा भाई, अब 10 लोग ही फॉर एग्जाम्पल पहले 100 लोग थे और 100 लोग 100 लोगों का अनाज पैदा कर रहे थे, तो भाई जितना उपजा रहे सारा खा पी के खत्म हो जा रहा है। लेकिन अब क्या सिचुएशन आई कि 10 ही लोग 100 लोगों का अनाज उपजा दे रहे हैं। क्यों भाई, क्योंकि इनको जमीन उपजाऊ मिली और इनके पास में वो था, औजार था, जिससे कम लोगों ने ज्यादा लोगों के लिए अनाज उपजा दिया। अब क्या हुए, 10 लोग 100 लोगों का अनाज उपजा रहे हैं, तो 90 जो लोग हैं वो पूरी तरह से निश्चिंत है कि भाई मेरे पास खाने की कमी नहीं होगी, बस मुझे ये खाना लेना है। कैसे लेना है, तो बाकी 90 लोग जो होंगे वो अदर फंक्शंस करेंगे, दूसरे काम में लगेंगे, कोई मिट्टी का घड़ा बनाएगा, कोई कपड़े बनाएगा, कोई औजार बनाएगा, कोई खिलौने बनाएगा, कोई व्यापार करेगा, और ये जो 10 लोग हैं ये अपनी उन आवश्यकता की पूर्ति के लिए इनसे सामान लेंगे, बदले में इन्हें फूड ग्रेन्स देंगे। आपके समझ में आ गया। प्लस अब जब ये सरप्लस में होगा सारी चीजें, तो क्या होगा, राजा भी टैक्स इम्पोज करेगा, राजा कर लगाएगा, क्योंकि राजा अपनी टेरिटरी को मैनेज कैसे करेगा, तो उसके लिए वो टैक्स लेगा। अब टैक्स किस रूप में लेगा, कॉइन तो आया नहीं था, कोई मनी तो इंट्रोड्यूस हुई नहीं थी, तो इस वजह से ये इन लोगों से 10 लोगों से अनाज लेगा, मटके बनाने वालों से मटके लेगा, जानवर पालने वालों से जानवर लेगा, यानी कि टैक्स इम्पोज होना चालू हो जाएगा। और वो टैक्स जब राजा के पास जाएगा तो राजा कुछ लोगों को अपने यहाँ पे एक स्थायी सेना के रूप में रख लेगा और उन्हें सारा अनाज खाना पीना सब वो फ्री दे रहा है। समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें डेवलप होती हुई दिखाई दी। एग्रीकल्चर का एग्रीकल्चर लैंड था वो फर्टाइल हुआ, आयरन ओर मिला, इसकी वजह से ही महाजनपदों का क्रिएशन पॉसिबल हुआ। अगर ये नहीं मिलता तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होता, इतनी जल्दी शायद महाजनपद हमें नहीं दिखाई देते। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, 22 डिफरेंट जनपदा डेवलप्ड बाय 16th सेंचुरी बीसी। एक्चुअली हम देखते हैं कि हमें 22 छोटे छोटे जनपद दिखाई देते हैं। अब आप लोग कंफ्यूज मत होना, जनपद का क्या मतलब है कि ये जो महाजनपद हुए ना, उससे पहले हमें छोटा छोटा टेरिटोरियल रीजन दिखाई देता है जहां पे लोग परमानेंट सेटल हुए। और ये जो जनपद है, जनपद हमें कब दिखाई देते हैं, लेटर वैदिक टाइम पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। और लेटर वैदिक टाइम पीरियड हमें कब से कब तक दिखाई देता है, 1000 to 600 बीसी। तो लेटर वैदिक टाइम पीरियड पे हमें जनपद का जो क्रिएशन दिखाई दिया था, आगे चल के आफ्टर 600 बीसी यही जनपद किस में कन्वर्ट हो गए, महाजनपद में। यानी कई सारे छोटे छोटे जनपद मिलके बड़े बड़े महाजनपद में कन्वर्ट हो गए। तो पहले जो 22 जनपद थे यही आगे चलकर 16 महाजनपदों में कन्वर्ट हो गए आफ्टर 600 बीसी, 600 ईसा पूर्व के बाद। तो आई थिंक आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है देखते हैं भाई।
सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट केम इनटू प्लेस चीफली due to the use of iron tools in agriculture and military, along with religious and political developments that led to the rise of Mahajanpada and from small kingdoms और जनपदास. ओके, तो ये बोल रहा है कि इन सब सारी चीज़ों के साथ साथ आयरन का प्रयोग कर रहे थे औजार बनाने में भी, औजार मतलब हथियार बनाने में भी, और धीरे धीरे जब हथियारों का प्रयोग चालू हुआ लोहे का, तो उनसे एक किंगडम ने दूसरे किंगडम पर कंट्रोल किया और वन बाय वन इस तरह के महाजनपद क्रिएट होते गए. ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक बेसिक्स थे, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. अब मैं आपको दो चार चीजें बताने वाली हूँ इंपॉर्टेंट. क्या है? ड्यूरिंग दैट पीरियड द पॉलिटिकल सेंटर शिफ्टेड फ्रॉम द वेस्ट टू द इंडो गंगेटिक प्लेन्स टू द ईस्टर्न साइड ऑफ इट. एक्चुअली आप पूरे वैदिक एज को जब स्टडी कर रहे थे तो हमें पता लगा कि अर्ली वैदिक एज इस सप्त सिंधु प्रदेश में था, लेटर वैदिक एज इस गंगा यमुना दोआब में था, और आगे चलकर जो महाजनपद वाला टाइम पीरियड है वो और ईस्टर्न वाले पार्ट में शिफ्ट हो गया. तो एक्चुअली हमें पूर्वी भारत का जो रीजन है, जिसे आप ईस्टर्न यूपी या बिहार वाला रीजन कहते हैं, यहाँ पर या इंडो गंगेटिक प्लेन जो है, यहाँ पर हमें पावर शिफ्ट होते हुए दिखाई दी. यहाँ पर आपको ज्यादा पावरफुल लोग दिखाई देंगे या महाजनपद दिखाई देंगे. दिस वॉज ड्यू टू बेटर फर्टिलिटी ऑफ द लैंड बिकॉज ऑफ मोर रेनफॉल एंड रिवर्स. और इसका रीजन एक तो फर्टाइल लैंड था, प्लस मॉनसून का भी यहाँ पर काफी ज्यादा प्रभाव दिखाई देता है, तो अच्छी बारिश होती थी. लोहे के औजार का प्रयोग कर रहे हैं, लोहे के हथियार का प्रयोग कर रहे हैं. ऑल्सो दिस रीजन वॉज क्लोजर टू आयरन प्रोडक्शन, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ. तो ये सारी रीजन थे जिसकी वजह से हमें पूरब की तरफ या फिर ईस्टर्न पार्ट की तरफ पावर शिफ्ट होती हुई दिखाई दी. और अब आप थोड़ा सा इन 16 महाजनपदों को ऑब्जर्व करिए इस मैप के थ्रू, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ महाजनपद कहाँ शो हो रहे हैं? ये देखिए, ये पूरा ईस्टर्न वाला पार्ट है इंडिया का, चाहे आप कोई भी देखे, विज्जी है, अंग है, मल्ल, कौशी, मगध, चेदी, वत्स, कौशल, मैक्सिमम पार्ट हमें यहाँ दिखाई दे रहा है. कुछ एक दो इधर उधर बिखरे दिखाई देते हैं, जैसे काम्बोज है, गांधार है, अवंती, अस्तक, मत्स्य, कुरु. अदरवाइज ऑलमोस्ट हमें यहाँ पर महाजनपदों का सेंट्रलाइजेशन दिखाई देता है. नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और अब मैं आपको बताने वाली हूँ इन 16 महाजनपदों के बारे में वन बाय वन. ओके, तो अभी तो हमने डिस्कस किया था कि ये महाजनपदों का उद्भव कैसे हुआ. आपसे कभी भी पूछा जाएगा, आप बोलेंगे कि लेटर वैदिक टाइम पीरियड में बड़े लेवल पर लोहे के औजार, हथियारों का प्रयोग चालू था, प्लस जो यहाँ का जमीन का उपजाऊपन था, जो रेनफॉल ज्यादा मात्रा में हो रहा था, ये सारे मिला जुला के ऐसे रीजंस थे जिन्होंने जनपद को महाजनपद में कन्वर्ट होने में काफी हेल्पफुल बनाया. और हमें पता लगता है कि लेटर वैदिक टाइम पीरियड के 22 जनपद 16 महाजनपदों में कन्वर्ट हुए. और ये जो 16 महाजनपद है, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन एक रिलीजियस टेक्स्ट या फिर बुद्धिस्ट टेक्स्ट से मिलता है, जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, जो बताता है उस समय के 16 महाजनपदों के बारे में. अब वन बाय वन हम इन महाजनपदों को देखेंगे. अब इनको याद करने में क्या ध्यान रखना है? बस उस समय का जो महाजनपद था, आज उसकी प्रेजेंट लोकेशन क्या है, ये आपको ध्यान रखना है. प्लस वो उसके आसपास जो उसकी उस समय कैपिटल हुआ करती थी वो क्या है. बस ये दो तीन चीजें ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जब मैं आपको एम्पायर्स के बारे में डिस्कस कराऊंगी तो इन महाजनपदों के साथ कैसे आपस में लड़ाइयाँ हुई, वॉर्स हुए, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट हुए, मैं इनके नाम लिया करूंगी. अवंती तो आपको पता होना चाहिए, अवंती कहाँ पर है, उसकी कैपिटल कहाँ पर है. ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं. आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा. ओके, हंसराज जी वेरी गुड मॉर्निंग भाई, और काफी सारे बच्चे यहाँ पर लाइव जुड़े हुए. आप सभी से बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई 2 मिनट रुक के एक बार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिया करिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करोगे तभी आपको हमारी क्लास की नोटिफिकेशन जाएगी. तो चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, साथ में वीडियो लाइक कर लीजिए अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स तक भी हमारे सेशंस पहुंच सकें. अब हम पहला महाजनपद पढ़ेंगे, बहुत सुंदर सा, इसका नाम है अंग. ओके, अंग महाजनपद, और जो भी महाजनपद के ब्रैकेट में लिखा है वो मैंने उसकी कैपिटल लिख दी है ताकि आप लोग कैपिटल भी याद कर लेंगे. तो अंग जो है, इसकी कैपिटल क्या है? चंपा. आपको जैसे मन करे वैसे याद कर लो कि चंपा का फूल जो है उससे हम अंग सजाएंगे. तो इस टाइप का कुछ करके जो भी आपका तरीका बने, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको किस तरीके से याद हो, बस एग्जाम में आपके लिए ये जाना चाहिए. तो अंग जो महाजनपद था उसकी कैपिटल थी चंपा. सबसे पहले मैं आपको इसकी लोकेशन दिखा दूं कि एक्चुअली ये अंग महाजनपद है कहाँ. ये देखिए, ये आपको शो हो रहा है, ये अंग महाजनपद है और इसकी कैपिटल है चंपा. अगर मैं प्रेजेंट डे लोकेशन की बात करूं तो आज का जो आप बिहार रीजन देखते हैं, इसके आसपास का क्षेत्र जो है, यहाँ पर हमें अंग महाजनपद दिखता है. ओके, चलिए
अब वापस आ जाते हैं, अंग के बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं। मॉडर्न लोकेशन, प्रेजेंट डे में जो उस समय का अंग था, आज वहां पर क्या है? मुंगेर एंड भागलपुर। तो आज का जो मुंगेर है और भागलपुर है जो बिहार का, कभी उस समय क्या होता था? अंग महाजनपद होता था। तो अब आप में से जितने भी बच्चे मुंगेर या भागलपुर वाले, कनेक्ट कर लीजिए कि आप जहां पर आज रहते हैं वहां पर कभी एक महाजनपद था जिसका नाम था अंग महाजनपद। ठीक है। ड्यूरिंग द रूल ऑफ बिम्बिसार इट वॉज टेकन ओवर बाय मगध एम्पायर। बिम्बिसार के शासन के दौरान इसे मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। तो अभी मैं आपको मगध महाजनपद के बारे में भी बताऊंगी और ये अभी रटने का है, आगे कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। तो होता क्या है, बिम्बिसार के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रूलर होता है एक महाजनपद का जिसका नाम था मगध महाजनपद। तो आगे चल के महाजनपद से एम्पायर बने ना, तो ये जो मगध महाजनपद का रूलर था बहुत पावरफुल था बिम्बिसार, और उसने इस अंग पे अटैक करके इसको अपना पार्ट बना के अपने महाजनपद को और बड़ा कर लिया। तो यही बता रहा है कि ये जो अंग है आगे चल के बिम्बिसार इसको मगध में मिला लेता है। ओके, नेक्स्ट, इट इज सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे बिहार एंड वेस्ट बंगाल। तो मुंगेर और भागलपुर लोकेशन का संबंध किससे बच्चों? वेस्ट बंगाल और बिहार से। और बोल रहा है कि अगर मैं आज के स्टेट की बात करूं तो आज का बिहार और वेस्ट बंगाल का ये जो मुंगेर भागलपुर वाला रीजन है, यही कभी क्या हुआ करता था? अंग महाजनपद हुआ करता था जिसकी कैपिटल चंपा थी। तो बस आपको इतना ही याद रखना है, जब भी मैं अब अंग की बात करूंगी आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए किधर पहुंचो, तो बिहार और वेस्ट बंगाल का जो पार्ट है मुंगेर भागलपुर वाला, वहां पर था अंग महाजनपद। बाद में चल के ये जो मगध है ना, मगध का रूलर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इस अंग को अपने में मिला लेगा, यानी इस पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लेगा। वो हालांकि हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। एक स्टेप और बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट कौन सा महाजनपद डिस्कस कर रहा है? मगध, मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद, क्योंकि यही मगध के जो रूलर है वो बाकी सभी महाजनपदों को मिला लेंगे और आगे चलकर इंडिया का बहुत बड़ा एक एम्पायर क्रिएट करेंगे जिसको हम मौर्यन एम्पायर के नाम से भी जानेंगे। तो मगध ही क्यों इतना ज्यादा आगे बढ़ा और मगध ही क्यों उन महाजनपदों में एम्पायर में कन्वर्ट हुआ, ये हम आगे के सेशंस में पढ़ेंगे। फिलहाल मगध के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी कैपिटल क्या थी? तो इसकी कैपिटल गिरिव्रज या फिर राजगृह थी। आगे चल के जब ये एक एम्पायर में कन्वर्ट होगा तो इसकी कैपिटल भी चेंज होगी और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हो जाएगी। ओके, लेकिन इनिशियली जब ये एज अ महाजनपद था तब तक इसकी कैपिटल थी गिरिव्रज या फिर उसको राजगृह भी कहा जाता था। अब मगध की लोकेशन भी देख लीजिए, तो अंग के थोड़ा सा वेस्ट में चले जाओ, क्या मिल जाएगा आपको? मगध मिल जाएगा, या साउथ वेस्ट में। ये देखिए, ये रहा मगध, कैपिटल राजगृह। लोकेशन सारी देखते रहिए, यही मुझे फाइनली दिखाना है आपको, यही आपके दिमाग में सेट करना है। आगे क्या बोल रहा है? मॉडर्न लोकेशन, आज का मगध कहाँ है? गया और पटना। तो जितने भी लोग यहाँ बिहार वाले हैं, आपको पता है बिहार के दो इंपॉर्टेंट जो है सिटीज बोल सकते हैं, गया और पटना। पटना तो कैपिटल ही है। तो गया और पटना जो है ये दोनों आज जहाँ सिचुएटेड है वहां पर कभी क्या हुआ करता था? मगध महाजनपद हुआ करता था। मगध फाइंड्स मेंशन्स इन अथर्वा वेद which conveys that मगध was semi ब्राह्मणिकल हैबिटेशन। और ऐसा कहा जाता है कि जो वैदिक टेक्स्ट है उन वैदिक टेक्स्ट में या जो वैदिक लिटरेचर है, चार वेद जिसकी बात करते हैं, तो उसमें से जो अथर्व वेद है, अथर्व वेद में इस मगध महाजनपद का जिक्र किया गया है। और अथर्व वेद में बताया गया है कि जो मगध वाला रीजन था वहां पे कुछ हम सेमी ब्राह्मणिकल लोगों का निवास देखते हैं, या फिर बोल सकते हैं एक्चुअली था क्या, पहले ये लोग यहीं पर रहते थे गंगा यमुना दोआब में। अब उधर के क्षेत्रों में अपना फैलाव करने के लिए ब्राह्मणों को बोला गया था, ब्राह्मणों को दान दे दिया जाता था। और ब्राह्मणों को जब जमीन दान देते थे तो क्या होता था, धीरे धीरे वो लोग बाकी ट्राइबल्स लोग को लेकर जाते थे, या फिर वहां पर जो ट्राइब बसे रहते थे उनसे लैंड जो है वो क्लीन कराते थे और वहां से एग्रीकल्चर चालू करवाते थे। तो बेसिकली बोल रहे हैं कि सेमी ब्राह्मणिकल रीजन था, यानी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे, अर्ध ब्राह्मणवादी क्षेत्र था। यहाँ पे अदर दूसरे ट्राइब्स वगैरह भी इनिशियली हमें रहते हुए दिखाई देते हैं। लेटर मगध बिकम अ सेंटर ऑफ जैनिज्म एंड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन राजगृह। लेकिन यही वो मगध है जहाँ आगे चलकर या जो आगे चलकर बौद्ध और जैन धर्म का केंद्र बनता है। तो ना केवल मगध एक एम्पायर में कन्वर्ट होगा, बल्कि दो नए रिलीजन बुद्धिज्म और जैनिज्म का ओरिजिन भी हमें यहीं से होता हुआ दिखाई देगा। ओके, और यही वो मगध है जहां पर हमें बौद्ध संगति या बुद्धिस्ट काउंसिल, आगे जानेंगे क्या है बुद्धिस्ट काउंसिल,
इस तरह की बौद्ध संगतियां होती हुई दिखाई देती हैं। तो ये आप जान गए मगध के बारे में। सबसे पहले अंग के बारे में डिस्कस किया, कहाँ पर है, मुंगेर और भागलपुर। फिर आ जाओ मगध, मगध के बारे में डिस्कस किया, पटना और गया, कैपिटल राजगिरी या गिरिब्रिज। इसके बारे में स्पेसिफिक पॉइंट हमने देखा कि एम्पायर में कन्वर्ट होगा। बुद्धिज्म और जैनिज्म का ये सेंटर पॉइंट था और यहाँ पे काफी सारे बुद्धिस्ट काउंसिल हुए। ये सब आगे जब आप स्टोरीज पढ़ेंगे ना तो आपको मैं बताऊंगी मगध, तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कहाँ पर है इसकी लोकेशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला, वज्जी या फिर वैशाली। वैशाली इसकी कैपिटल थी। वज्जी है कहाँ पर, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो ये देखिए, ये रहा आपका वज्जी। प्रेजेंट डे में आप देख सकते हो, थोड़ा सा नॉर्थ में चले जाओ, ये रहा आपका वज्जी। ओके, तो अंग के जस्ट नॉर्थ में आप जाएंगे तो आपको वज्जी दिखाई देगा और इस वज्जी की कैपिटल क्या थी बच्चों, वैशाली थी। तो आपने 3 लोकेशंस कवर कर ली। अंग के साउथ वेस्ट में या वेस्ट में मगध, अंग के नॉर्थ में आपको क्या दिखाई दे रहा है, वज्जी, जिसकी कैपिटल थी वैशाली। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है वज्जी, क्योंकि यहाँ पर हमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था दिखाई देती है, यानी कई सारे राजा मिलकर लोगों की सहमति से रूल करते हुए दिखाई देते हैं। तो देखते हैं वज्जी के बारे में क्या स्पेसिफिक पॉइंट है। मॉडर्न लोकेशन, वज्जी का प्रेजेंट डे लोकेशन कहाँ पर है, बिहार में, ठीक है। तो मगध का भी बिहार, वज्जी का भी बिहार। द मेन रेसेस रिसाइडिंग दिस इन दिस महाजनपदा वर लिच्छवीज। देखो यहाँ पर वज्जी के बारे में स्पेसिफिक क्या है कि यहाँ पर कोई एक पर्सन नहीं था या एक कोई वंश नहीं था जो रूल कर रहे थे। तो यहाँ पर अलग अलग वंशज जो है वो रूल कर रहे थे और यहाँ पर उन्हीं की बात की जा रही है कि कौन कौन से अलग वंशज यहाँ पर रूल करते हुए दिखाई देते हैं। वज्जी एक गणतंत्र भी था, यानी कि एक राजा नहीं बल्कि कई सारे राजा मिलकर यहाँ पे रूल करते हुए दिखाई देते हैं। लिच्छवी है, विदेह है, ग्रातक है, वज्जी है। तो ये अलग अलग हमें वंशज दिखाई देते हैं इस वज्जी पर रूल करते हुए। तो आगे हम जब वज्जी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। वो सब हम आगे जानेंगे, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था वज्जी का। और आगे चल के ये जो मगध है ना, ये अंग को तो मिलाएगा, वज्जी को भी अपने कंट्रोल में कर लेगा, यानी मगध एम्पायर में वज्जी भी मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अगला, कौशल या फिर इसकी कैपिटल थी जिसको हम श्रावस्ती कहते हैं। तो कौशल के बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जानते होंगे। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो जो राम जी और उसके आसपास का क्षेत्र है वहीं पर हमें ये कौशल दिखाई देता है, ये आप देख सकते हैं। और कौशल की कैपिटल क्या थी, श्रावस्ती, ठीक है। प्रेजेंट डे की अगर मैं बात करूं तो आज का जो अवध वाला रीजन है उसके आसपास का क्षेत्र है, वहीं पर क्या हुआ करता था बच्चों, कौशल या फिर इसकी कैपिटल श्रावस्ती। कैपिटल जरूर याद रखेंगे, कई बार कैपिटल से भी इंडिकेट करता था लोकेशन को। मॉडर्न लोकेशन वही है, पूर्वी उत्तर प्रदेश। सबको पता है अवध कहाँ पर हमें दिखाई देता है, ईस्टर्न यूपी के आसपास दिखाई देता है। यह उत्तर प्रदेश के आधुनिक अवध क्षेत्र में अवस्थित है। तो अब आप में से कभी कोई अवध जाए तो ध्यान रखना है, यही कभी क्या हुआ करता था, कौशल महाजनपद हुआ करता था, जिसकी कैपिटल श्रावस्ती होती थी, ठीक है। ये लोकेशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला महाजनपद क्या है, काशी महाजनपद, और इसकी कैपिटल थी वाराणसी। देखते हैं फटाफट क्या बोल रहा है। पहले काशी की लोकेशन देख लीजिए, काशी कहाँ पर है, ये देखिए मल्ल के जस्ट नीचे हमें दिखाई दे रहा है काशी, और इसकी कैपिटल थी वाराणसी। तो वाराणसी के बारे में सभी ने सुना होगा, रिलीजियस टूरिस्ट प्लेस है, काफी सारे लोग देश विदेश से वहां घूमने आते हैं। एक धार्मिक पर्यटक स्थल है वाराणसी। वरुणा और अस्सी, ये 2 रिवर के संगम पर ये सिचुएटेड है, वाराणसी घाट हमें जिसे बोलते हैं। तो ये काशी और जिसकी कैपिटल है वाराणसी, ये एक महाजनपद था, काशी महाजनपद। अब इसके प्रेजेंट डे लोकेशन की बात कर लेते हैं, मॉडर्न लोकेशन। आज का जहाँ पे वाराणसी शहर स्थित है यूपी का, वहीं पहले कौन सा महाजनपद हुआ करता था, काशी महाजनपद हुआ करता था। यह वाराणसी में है। द सिटी गॉट इट्स नेम फ्रॉम द रिवर वरुणा एंड अस्सी एज साइटेड इन द मत्स्य पुराण। और मत्स्य पुराण में हमें पता लगता है कि इस शहर का नाम वाराणसी इन 2 रिवर्स की वजह से पड़ा, वरुणा और अस्सी रिवर की वजह से। तो बस आपको लोकेशन ध्यान रखना है। वाराणसी कैपिटल थी, आज वो सिटी बन गया है। एक्चुअली वो जो महाजनपद था उस महाजनपद का क्या नाम था, काशी महाजनपद था, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट महाजनपद है वत्स महाजनपद। वत्स की कैपिटल थी कौशाम्बी, और यहाँ पर वत्स का लोकेशन क्या है सभी जानते हैं भाई। तो ये जो भी ईस्टर्न यूपी वाले होंगे सब इन नामों से परिचित होंगे। तो आज का जो इलाहाबाद और उसके आसपास का क्षेत्र है वहीं पर कभी क्या हुआ करता था, वत्स महाजनपद हुआ करता था। और ये जो वत्स महाजनपद थी इसकी कैपिटल क्या थी, कौशाम्बी थी। तो आई थिंक समझ पा रहे होंगे आप लोग, काशी वाराणसी, बगल में वत्स,
इलाहाबाद, प्रेजेंट डे इलाहाबाद जो है वहां पर आपका कभी वत्स महाजनपद हुआ करता था। देख लेते हैं, इलाहाबाद मॉडर्न लोकेशन है और दिस वाज द सेंट्रल सिटी फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एक्चुअली जब ये 16 महाजनपद हमें दिखाई देते हैं तो इन 16 महाजनपदों में 4 जो है काफी फेमस महाजनपद थे, जिसमें से एक था वत्स महाजनपद। हालांकि बाद में मगध ने इन सभी को रिप्लेस कर दिया, लेकिन इनिशियली जब इन 16 महाजनपदों का ओरिजिन हुआ था तो ये जो वत्स महाजनपद है ये इकोनॉमिक सेंटर था, यानी जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हो रही थी उसका सेंटर वाला रीजन यही था, जिसको आज आप किस नाम से जानते हैं? इलाहाबाद के नाम से जानते हैं। द रीजन फ्लोरिस्ड इन ट्रेड एंड बिजनेस ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी BC। और ये जो इलाहाबाद है इसका जो रीजन है वो काफी ज्यादा फ्लोरिस्ड हुआ, यानी कि ये काफी ज्यादा यहाँ से व्यापार हुआ करता था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा थी इस वत्स नामक जगह से, जिसको आप प्रेजेंट डे के इलाहाबाद के नाम से जानते हैं। लेकिन आगे इन सब की जगह कौन ले लेगा? एक ही एम्पायर ले लेगा, मगध ले लेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, सूर्यसेन। सूर्यसेन की कैपिटल क्या है? मथुरा है। देख लेते हैं हम सूर्यसेन कहाँ पर है। आगे बढ़ जाओ, या सूरसेन के नाम से भी जानते थे, ये रहा आपका सूरसेन, मथुरा। तो आप समझ गए प्रेजेंट डे लोकेशन कौन सी होगी? मथुरा और उसके आसपास की क्षेत्र की। तो वापस आ जाते हैं इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मॉडर्न लोकेशन आज का वेस्टर्न यूपी। देखो अभी तक हमने जितने भी लोकेशंस देखे थे वो सारे आपकी ईस्टर्न यूपी का पार्ट थे, चाहे तो आप इस मैप पर भी देख सकते हैं। अभी तक जितने भी लोकेशंस थे सारे ईस्टर्न यूपी के पार्ट थे, चाहे आपने देखा अंग, अंग के बाद मगध, मगध के बाद वज्जी, फिर काशी गए, वत्स गए, कौशल गए, तो ये सारे आपके ईस्टर्न यूपी में थे। लेकिन अब जिन लोकेशंस की बात कर रहे हैं, ईस्टर्न यूपी या बिहार के थे, अब जिन लोकेशंस की बात कर रहे हैं ये यूपी के वेस्टर्न पार्ट में है, जिसमें से एक किसकी बात कर रहा है? सूरसेना, यानी उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में सिचुएटेड था आपका सूरसेन, जिसकी कैपिटल थी मथुरा। तो प्रेजेंट डे में अगर मैं कभी भी सूरसेन की बात करूंगी आप समझ जाएंगे वेस्टर्न यूपी वाला पार्ट। ठीक है, चलो। दिस प्लेस वाज अ सेंटर ऑफ वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा। यही वो जगह थी जहां पर काफी ज्यादा पूजा जाता था लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण को, द टाइम ऑफ मेगास्थनीज। ऐसा मेगास्थनीज का कहना है। मेगास्थनीज कौन था? एक विदेशी बोल सकते हैं, फॉरेन एम्बेसडर था जो कि मौर्यन एम्पायर में आया था और उसने जिक्र किया था इस सूरसेन के बारे में। एक्चुअली पहले ये महाजनपद था, तो बताता है कि इस लोकेशन पे पहले ये पहले महाजनपद था, बाद में मौर्यन एम्पायर में आ चुका था। तो जो मेगास्थनीज था उसने बताया था इस लोकेशन के बारे में, मथुरा के बारे में, कि यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा की काफी ज्यादा पूजा की जाती है। तो ये आप जान गए सूरसेन महाजनपद के बारे में। बस बाकी कुछ खास इसके बारे में है नहीं, हमें सिर्फ इतना ही जानना है, क्योंकि बाद में ये सारे महाजनपद एम्पायर का ही हिस्सा बन जाएंगे। अगला पांचाल। पांचाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पांचाल की दो कैपिटल हमें दिखाई देती है, एक जिसको बोलते हैं आप अहिशत्र और दूसरा जिसे आप बोलते हैं काम्पिल्य। देखते हैं भाई पांचाल है किधर। ये रहा पांचाल। एक्चुअली जो पांचाल महाजनपद है ये भी हमें वेस्टर्न पार्ट में ही दिखाई देता है और इसकी दो कैपिटल कैसी है? तो दो कैपिटल ऐसी है, नॉर्थ पांचाल और साउथ पांचाल। यानी पांचाल बड़ा हिस्सा था, उसके उत्तर वाले भाग का राजधानी था अहिशत्र और इसके दक्षिणी भाग की राजधानी क्या थी बच्चों? काम्पिल्य इसके दक्षिणी भाग की राजधानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं पांचाल के बारे में क्या पॉइंट बोल रहा है। मॉडर्न लोकेशन वेस्टर्न यूपी, आप समझ गए, सूरसेन और पांचाल दोनों वेस्टर्न यूपी वाले पार्ट में हमें दिखाई देते हैं। लेटर द नेचर ऑफ गवर्नेंस शिफ्टेड फ्रॉम मोनार्की टू रिपब्लिक। एक्चुअली यहाँ पर पहले जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर था पांचाल में वो कैसा था? मोनार्की टाइप का था, लेकिन बाद में यहाँ का गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जो मोनार्की से किधर शिफ्ट हो गया था? रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब है ऐसा पर्सन वहां शासन कर रहा है जो कि कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा भेजा जा रहा है, ना कि राजतंत्र चल रहा है। मोनार्की से वो शिफ्ट हो गया गणतंत्र की तरफ या रिपब्लिक सिस्टम की तरफ। ओके, तो सूरसेन डन, पांचाल डन, ये दोनों कहां पर हमें दिखाई देते हैं? वेस्टर्न यूपी में दिखाई देते हैं। आगे बढ़ जाते हैं कुरु। कुरुक्षेत्र सभी ने सुना होगा और कुरु के बारे में मैंने आपको वैदिक एरा में भी डिस्कस किया था, लेटर वैदिक टाइम पीरियड में, कि किस तरह भरत और पुरु ये दोनों ट्राइब्स मिलकर आपका एक जनपद क्रिएट करते हैं जिसे हम कुरु जनपद कहते हैं और यही कुरु जनपद आगे चल के महाजनपद में क्रिएट हुआ। इसकी कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ। क्या इसका लोकेशन है फटाफट देख लेते हैं। तो आप सभी को पता है ये रहा कुरु और यहाँ पर ये हमें दिखाई दे रहा है। ओके, नेक्स्ट इसकी लोकेशंस के बाद हम जाते हैं, क्या पॉइंट बोल रहा है
कि प्रेजेंट डे मेरठ और जो दक्षिणी हरियाणा के आसपास का क्षेत्र है ना, यानी वेस्टर्न यूपी और हरियाणा का जो बाउंड्री वाला रीजन है, उसके आसपास में हमें कुरु महाजनपद दिखाई देता है। द एरिया अराउंड कुरुक्षेत्र वॉज अपेरेंटली द साइट फॉर कुरु महाजनपद। कुरुक्षेत्र के आसपास का जो क्षेत्र है उसे ही हम कुरु महाजनपद के नाम से पहले जानते थे। इट लेटर मूव टू द रिपब्लिक फ्रॉम द गवर्नेंस। बाद में यहाँ पर भी हमें क्या दिखाई देता है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, यानी लोगों के द्वारा ही कहीं ना कहीं चुना गया या उनके पसंद से गया हुआ राजा हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, तो कुरु भी आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अगला। नेक्स्ट हमें क्या दिखाई दे रहा है, मत्स्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तक जो हमने देखे थे ईस्टर्न यूपी, देन हम आगे चले गए वेस्टर्न। वेस्टर्न में हमने 2-3 लोकेशंस देखे, चाहे सूरसेन की बात करें, चाहे हमने कुरु जनपद की बात किया, और अब हम आने वाले हैं थोड़ा सा हटकर किधर, राजस्थान और उसके आसपास। मत्स्य महाजनपद, इसकी कैपिटल क्या थी बच्चों, विराटनगर इसकी कैपिटल थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा आपका मत्स्य, तो अकेला है राजस्थान में। विराट काफी बड़ा राजस्थान है, वहाँ पे अकेला पड़ा हुआ है मत्स्य। तो ऐसा आप कैसे भी करके लर्न कर सकते हैं कि मत्स्य की कैपिटल क्या थी, विराट। ओके, ये रहा मत्स्य की लोकेशन। आगे बढ़ जाओ, प्रेजेंट लोकेशन क्या है, आज का जो जयपुर वाला रीजन है, वहां पर हमें कभी मत्स्य महाजनपद दिखाई देता था, और इट वॉज सिचुएटेड टू द वेस्ट ऑफ द पांचाल एंड द साउथ ऑफ द कुरु। एक्चुअली अगर मत्स्य की लोकेशन आप देखेंगे तो हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, कभी कभी इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लेता है, किसके वेस्ट में किसके ईस्ट में, तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा कि ये रहा मत्स्य, तो ये हमें दिखाई दे रहा है पांचालों के साउथ वेस्ट में, आप बोल सकते हैं दक्षिण पश्चिम वाले क्षेत्र में, और वत्स के पश्चिमी क्षेत्र में। तो कुछ भी पूछ सकता है कि बताइए मल्ल के किधर पड़ता है, पंचाल के किस डायरेक्शन में पड़ता है, तो आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पता है, आप इजीली उसको डिफाइन कर देंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, चेदी। चेदी की जो कैपिटल थी वो क्या थी, सोथीवती या फिर शुक्तिमती इसे कहा जाता था। चेदी कहाँ पर है, तो आज का जो बुंदेलखंड और उसके आसपास का क्षेत्र है, वहां पर आपका चेदी महाजनपद हमें दिखाई देता है। ये आप देख सकते हैं, ये रहा बुंदेलखंड और उसके आसपास का क्षेत्र। फटाफट आते हैं, क्या बोल रहे हैं, मॉडर्न डे बुंदेलखंड, इसकी चेदी की जो हमें कैपिटल दिखाई देती है, सॉरी, चेदी के बाद हम अगले लोकेशन पर जाते हैं। यहाँ पे अगला महाजनपद भी साथ में दे दिया है, तो अगले महाजनपद का क्या नाम है बच्चों, इसको आप करेक्ट कर लेंगे, इसका नाम है अवंती महाजनपद। ओके, अवंती की 2 कैपिटल थी, उज्जैन और माहिष्मती। आप सभी ने एक मूवी देखी होगी, उसमें किस तरह का डायलॉग था, जय माहिष्मती। फटाफट बताइए मूवी का नाम, सभी को याद होगा। तो एक्चुअली इसी माहिष्मती की बात करता है, इसी माहिष्मती को उस मूवी में दिखाया गया है, वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को। तो ये अवंती जो थी, इसकी भी 2 कैपिटल थी, नॉर्थ में उज्जैनी और साउथ में माहिष्मती। अवंती का प्रेजेंट डे लोकेशन क्या है, आज का मालवा और मध्य प्रदेश। तो आपने यहाँ से 2 लोकेशंस क्लियर करे, एक ये चेदी है और दूसरा आपका अवंती। ओके, सब कहाँ पर है, ये बुंदेलखंड, ये मध्य प्रदेश के मालवा वाले रीजन में हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट है गांधार, जिसकी कैपिटल थी तक्षशिला। इस तक्षशिला में बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स हुए थे, काफी बड़े विद्वान लोग रहते थे, और उसमें से एक विद्वान कौन थे, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, जो आगे चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प करते मौर्यन एम्पायर को एस्टैब्लिश करने में। तो गांधार की लोकेशन क्या है, ये देख लीजिए आप यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट मैप पर मिल जाएगा आपको, ये रहा गांधार। ओके, तो आप देख सकते हैं पाकिस्तान का जो वेस्टर्न वाला पार्ट है, वहीं पर हमें दिखाई देता है गांधार। आधुनिक रावलपिंडी में यहाँ के लोग युद्ध कला में बहुत अच्छे से प्रशिक्षित थे, मतलब काफी अच्छा उनको ट्रेन थे। जो वॉर का आर्ट था, इट वॉज अ सिग्निफिकेंट प्लेस फॉर इंटरनेशनल कॉमर्शियल एक्टिविटी, और ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक केंद्र था, क्योंकि लोकेशन ही ऐसी जगह पे कि यहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड होगा हमारा, किस वाले रीजन से, सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न एशिया से। तो ये ध्यान रखना है, गांधार जो है कहाँ पर है। आगे बढ़ जाते हैं, काम्बोज। काम्बोज की कैपिटल थी राजपुरा, और इसका लोकेशन क्या है, प्रेजेंट डे राजौरी, पाकिस्तान में। आपका पहले क्या हुआ करता था, पहले काम्बोज महाजनपद था। इट इज सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे काश्मीर एंड हिंदू कुश। तो आज का काश्मीर हिंदू कुश वाला जो रीजन है, जो पाकिस्तान में हमें दिखाई देता है, वहां पर काम्बोज महाजनपद था। सेवरल लिटरेरी सोर्सेज मेंशन दैट काम्बोज वाज अ रिपब्लिक। सेवरल लिटरेरी सोर्सेज मेंशन दैट, सॉरी, काफी सारे ऐसे जो सोर्सेज हैं, लिखित साक्ष्य या साहित्यिक साक्ष्य, जहाँ पर बात किया गया है कि काम्बोज जो है ये भी एक रिपब्लिक था, यानी यहाँ पर भी इसी तरह के गणतांत्रिक रूप का शासन हमें दिखाई देता है। आगे बढ़ जाते हैं, आई थिंक नेक्स्ट क्या है, अस्मक और अस्सक। साउथ में या दक्षिण भारत में या दक्कन प्लेट्यू में एकमात्र जो हमें महाजनपद दिखाई देता है, इसका नाम था अस्सक या अस्मक। इसकी कैपिटल को कई नाम से जानते हैं, पोठन, पोटली, प्रतिष्ठान, अन्य नामों से जाना जाता है। ये देख सकते हैं आप, अस्सक या अस्मक,
ये रहा। तो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है अस्सक या अस्मक। इसके बारे में क्या बोल रहा है, प्रेजेंट डे इसका लोकेशन क्या है, गोदावरी नदी का तट, यानी जो गोदावरी रिवर है उसके आसपास ही, महाराष्ट्र और उसके आसपास के क्षेत्र में हमें अस्मक या फिर अस्सक दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है मल्ल। मल्ल जो था, मल्लों का अपना एक पूरा गणराज्य था, वो उसका कैपिटल है कुशीनगर या पावा। तो ये ईस्टर्न यूपी का ही एक महाजनपद था जो रह गया था। तो ये देख लो भाई, वज्जी के बगल में हमें दिखाई देता है मल्ल महाजनपद। कुशीनगर इसकी उस समय कैपिटल, पावापुरी भी उसे कहा जाता था। प्रेजेंट डे लोकेशन आज का जो देवरिया और उत्तर प्रदेश में ही बेसिकली देवरिया पड़ता है, तो देवरिया और उसके आसपास का क्षेत्र ही किस नाम से जाना जाता था, पहले मल्ल महाजनपद के नाम से जाना जाता था। यह बौद्ध और जैन ग्रंथों और महाभारत में एक संदर्भ में मिलता है। एक्चुअली इसके बारे में हमें काफी सारे बुद्धिस्ट जैनिज्म टेक्स्ट में पता लगता है, क्योंकि वहां पर गए थे बौद्ध जैन धर्म के जो ओरिजिन, जो फाउंडर थे वो लोग, और साथ साथ में इसके बारे में हमें महाभारत में भी जिक्र मिलता है। महाभारत में भी एक जगह इसका जिक्र किया गया है। और मल्ल क्या था, ये भी एक गणतंत्र था, यानी यहाँ पर भी जो स्ट्रक्चर था पॉलिटिकल सिस्टम, वो हमें किस टाइप का दिखाई देता है, गणतांत्रिक टाइप का दिखाई देता है। अब मैं आपको क्विकली कराने वाली हूँ रिवाइज, फटाफट 1 मिनट में रिवाइज लेंगे और फिर हम सेशन को हमारे एंड करेंगे। तो फटाफट देखते हैं क्या क्या हमने आज डिस्कस किया। हमने बात करी 16 महाजनपद की। हमें 600 बीसी के बाद 16 महाजनपद दिखाई देते हैं। तो हमने देखा कि पहले जो आपके 22 जनपद थे, 22 जनपद थे लेटर वैदिक पीरियड में, यही जनपद हमें 16 महाजनपद में बनते हुए दिखाई दिए। मैक्सिमम जो महाजनपद थे हमें कहाँ दिखाई दिए, पूर्व के क्षेत्रों में, या फिर बोल सकते हैं ईस्टर्न यूपी बिहार में, और बाकी कुछ महाजनपद हमें बाकी लोकेशंस पर दिखाई देते हैं। सबसे पहले हमने बात किया अंग। अंग के नॉर्थ में चले जाओ वज्जी, आगे चले जाओ आपको मल्ल मिल जाएगा, मल्ल के नीचे काशी, काशी के नीचे मगध। अंग, वज्जी, मगध, इन तीनों का संबंध बिहार से, तो ये तीन आपके बिहार स्टेट से रिलेटेड है। ओके, आगे बढ़ जाएंगे, मल्ल काशी, इन दोनों का संबंध ईस्टर्न यूपी से। मल्ल आज का देवरिया वाला रीजन जो हो जाएगा वो हमें दिखाई देता है। काशी, वाराणसी, उसके बगल में आ जाओ इलाहाबाद यानी कि वत्स हो गया। उसके ऊपर चले जाओ कौशल यानी अवध वाला रीजन, तो ये आपका सेंटर या फिर ईस्टर्न यूपी का है, इसको भी हम पार्ट बोल सकते हैं। ये पूरा ईस्टर्न यूपी, ये रहा आपका बिहार। ऊपर जाएंगे आपको क्या मिलता है, पांचाल, सूरसेना और कुरु, ये वेस्टर्न यूपी में हमें दिखाई देते हैं। इधर आ जाइए, काम्बोज, गांधार आपका अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले रीजन में। मत्स्य आपका वेस्टर्न इंडिया या राजस्थान के जयपुर में। अवंती और चेदी ये आपका बुंदेलखंड और मालवा वाले क्षेत्र में, यानी मध्य प्रदेश से संबंधित है। और सुदूर दक्कन में हमें अस्सक या अस्मक दिखाई देता है। तो बिहार, ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, राजस्थान, बुंदेलखंड और मालवा वाला रीजन, और नेक्स्ट हो जाएगा सुदूर दक्कन। तो ये आपके 16 महाजनपद है और मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया और आपको इसी तरह से याद करना है। आपका होमवर्क है, कल आते ही मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी इनसे रिलेटेड, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन, 16 महाजनपद हमने कवर कर ली। इसको अच्छे से रट लीजिएगा क्योंकि समझा चुकी हूँ, अब आपका काम है रटने का, ढंग से रटना, ताकि आगे कभी भी लोकेशंस की बात करूँ दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाए। बाकी हमारा डेली शेड्यूल है, आप इसे देख सकते हैं, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। मेरी क्लासेस की मैं बात करूँ तो मैं आपसे मंडे ट्यूसडे 2 दिन इंडियन हिस्ट्री की क्लास के साथ, और ज्योग्राफी की क्लास जो है वो आपकी थर्सडे फ्राइडे चलेगी। कुछ बच्चे बोल रहे हैं पीडीएफ नहीं मिली, ओके मैं चेक कर लूंगी पीडीएफ क्यों नहीं मिल रही है, ज्योग्राफी की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे। ये हमारा एम्बाइब का ऐप है, तो जो आज मैंने क्लास में कराया इसके जाके आप क्वेश्चंस लगाएंगे ऐप से, तो तुरंत जाइए ऐप को इंस्टॉल करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके महाजनपदों से रिलेटेड जितने क्वेश्चन दिए उनको जाके आप प्रैक्टिस करेंगे। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जैसे कुछ बच्चे अभी पीडीएफ की बात करें तो वो पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप पर मिलता है जिसका नाम है एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम। तो इसे इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप तक पीडीएफ पहुंच सके, बाइलिंगुअल पीडीएफ पहुंच जाएगी। बाकी अगर अभी तक आप में से किसी भी बच्चे ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, और जितना ज्यादा हो सके आप सभी स्टूडेंट वीडियो को शेयर करिए और बस इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें। कल 10 बजे मैं वापस आपसे जुड़ूंगी और कल हम डिस्कस करेंगे बुद्धिज्म के बारे में। तो बौद्ध रिलीजन, जैन रिलीजन, सबसे फेवरेट जो टॉपिक होते हैं हर एग्जाम्स के, वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और फिर हम जाएंगे मगध महाजनपद के बारे में स्टडी करने। ओके, तो आज के सेशन को मैं यही रोकती हूँ। बाकी अपना ध्यान रखिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, वीडियो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।
Keep imbibing. We believe in you.